डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर इनकम टैक्स में प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, जिसका मतलब है वेतन के बदले में अन्य प्रकार के दिए जाने वाले लाभ। और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर लीव एनकेशमेंट को कवर कर लिया था। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेच्युटी को कवर करने वाले हैं। ग्रेच्युटी को अगर हिंदी में हम लोग कहें तो इसे उपदान कहा जाता है। और ये वर्कर को उसके रिटायरमेंट पे दिया जाने वाला, आप कह सकते हैं, सबसे अच्छा लाभ जो वर्कर को दिया जाता है वो इस ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। जब किसी वर्कर को ग्रेच्युटी मिलती है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में सेक्शन 10 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट 1 एप्लीकेबल होगा, जो कि इस ग्रेच्युटी को फुल्ली एग्जेम्प्ट करता है। ठीक है बच्चों, इस ग्रेच्युटी को सेक्शन 10 ब्रैकेट I फुल्ली एग्जेम्प्ट करता है। अब हम चलते हैं अदर एम्प्लॉइज पे। अदर एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। बच्चों, आपको याद करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है। अब हमारे पास में अदर एम्प्लॉइज के लिए दो तरीके की कंडीशन है कि उसके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है, और दूसरा आपको याद करना है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रश्न में आपको दे रखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो आप उसे एप्लीकेबल नहीं मानेंगे, कवर्ड नहीं मानेंगे। अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के द्वारा कवर है तो आपको जो नियम लगाना है वो है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। निम्न में से जो भी कम होगा वो राशि कम होगी। सबसे पहला अमाउंट आपके पास में है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड।
सेकंड अमाउंट जो आपको याद करना है वो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, और वो है 20 लाख। आपको ये अमाउंट याद रखना है। थर्ड अमाउंट है बच्चों, एक फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। वो नियमानुसार इस तरीके से है कि 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। एक व्यक्ति ने जितने ईयर सर्विस करी है उस व्यक्ति की 15 दिन की सैलरी आपको कवर करनी है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, सेवन डेज सैलरी फॉर ईच सीजन ऑफ सर्विस। सीजनल सैलरी वालों के लिए इस तरीके से आपको 7 डेज लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ जब 15 डेज ऑफ सैलरी की आप बात कर रहे हैं तो सैलरी का फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है वो आप लोग याद करिए। तीसरे नंबर पे आप इतनी डिटेल नहीं लिख के सीधे ये फॉर्मूला लिख लेंगे तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रहेगा। सैलरी ऑफ लास्ट मंथ मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय सर्विस पीरियड इन ईयर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा सी पॉइंट। तो ग्रेच्युटी क्या हमने क्या सीख लिया है, अगर एम्प्लॉय पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो इन तीनों में से जो राशि कम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। एक्चुअल ग्रेच्युटी, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, और अगर सीजनल बिजनेस है तो 7 डेज। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये फुली एग्जेम्प्ट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे मन में बातें आती हैं वो सभी हम लोग इस पॉइंट में अब धीरे धीरे कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि सर फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर। मेरे कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने 24 ईयर 5 मंथ सर्विस की, 24 ईयर 6 मंथ सर्विस की, 24 ईयर 7 मंथ सर्विस की। इन तीनों ही केसेस में आप कितना ईयर यहाँ ऊपर फॉर्मूला में लेंगे, सर्विस पीरियड में लेंगे, तो उसका जवाब है फर्स्ट 2 केसेस में आपको 24 ईयर लेने हैं, जबकि थर्ड केस में फ्रैक्शन अगर 6 से ज्यादा है, रिमेंबर 6 से ज्यादा है, तो आप इस फ्रैक्शन को नेक्स्ट कंप्लीट ईयर में अप्रोक्स कर देंगे, 25 ईयर काम में लेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैंने रख दी। अब सैलरी का क्या मीनिंग रहेगा यहाँ पे, तो जो सैलरी का मीनिंग रहेगा वो है बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। और यहाँ डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना कंपलसरी नहीं है, आपको हमेशा ही जोड़ना है। और फिर उसके बाद में दोनों को जोड़ने के बाद आप ऊपर वाले फॉर्मूला में सैलरी ऑफ लास्ट मंथ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, दोनों की टोटल हो जाएगी इनटू 15/26। सर्विस पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, जितना सर्विस पीरियड होगा उतना एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम एक और बात करें, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कब एप्लीकेबल होता है, तो उसका जो जवाब है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 is applicable to all employees working in factory, mines, oil fields, gardens, ports and rail companies and such
other business establishment where, important बात है, ध्यान से सुनिएगा, where at least 10 persons are employed, जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख लिया और एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अदर एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ऐसे वर्कर्स जिन पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब इनके लिए जो एग्जम्पशंस आप लोगों को याद करना है, वो है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। अगेन 3 पॉइंट है आपके पास में। पहला पॉइंट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट ₹20 लाख। एंड तीसरा अमाउंट है हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा जैसे अपने पहले वाले पॉइंट में था, और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज सैलरी, स्लैश ड्रोन सैलरी नहीं है, एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स। ठीक है, इसके बाद में मैं एक बार आपको वापस इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा फ्रैक्शन की बात पे, कि अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फ्रैक्शन के केस में आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। आपको 6 से ज्यादा होने पर, 11 महीने होने पर या 10 महीने होने पर भी आपको ईयर के इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को एग्जेम्प्ट करना है, छोड़ देना है, इसको आपको काम में नहीं लेना है। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब चलिए एक और एवरेज सैलरी की बात कर लेते हैं। एवरेज सैलरी का जो यहाँ मतलब है वो है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। जब 10 मंथ्स की आप एवरेज सैलरी निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले तो आप बेसिक सैलरी जोड़ देना, फिर डीए जोड़ना इफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर उसकी छूट मिल रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको डीए को जोड़ा जा रहा है तो आप जोड़ देना। और उसके बाद में फिक्स्ड परसेंटेज बेस कमीशन ऑन सेल्स, ये आपको ले लेना है। इनको जोड़कर डिवाइड बाय 10 करके आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक और बारी आती है कि एक मैं ये आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिली है तो पहले दो या तीन एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिल रही है तो दोनों तीनों से मिलाकर सभी एम्प्लॉयज को क्लब कर लीजिए। एग्रीगेट अमाउंट जो एग्जेम्प्ट रहेगा वो 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो हम पहले बी पॉइंट के अंदर 20 लाख लिख रहे हैं, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट तभी हो जब एक एम्प्लॉयर से मिल रहा हो। अगर 2 एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो पहले से जो मिला था वो एग्जेम्प्ट आपने करवा लिया, जैसे 6 लाख एग्जेम्प्ट करवा लिया, तो नेक्स्ट एम्प्लॉयर से जब एग्जेम्पशन हो रही होगी तो यहाँ पे आपको अमाउंट 14 लाख लेना होगा। फिर से इलस्ट्रेट कर देता हूँ,
पहले वाले एम्प्लॉयर से 6 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली, और जब वो ग्रेच्युटी मिली थी तब ये फुल एग्जेम्पशन में चला गया था। अब जब नेक्स्ट एम्प्लॉयर से वापस आपको ग्रेच्युटी मिली तो ये 20 लाख का अमाउंट नहीं आएगा, मैक्सिमम अमाउंट 14 लाख हो जाएगा। उसकी पूरी लाइफ में ग्रेच्युटी 20 लाख तक ही एग्जेम्प्ट हो सकती है, एग्रीगेट उससे 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड इसके बाद अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हेमराज हु इज एन एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, नॉट वाला हम लोग बाद में करेंगे क्वेश्चन को। कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। आफ्टर अ सर्विस ऑफ 24 years 11 months he retires from the company on 1st Feb 2020. His salary he received rupees 11,20,000 as gratuity from his employer. His basic salary is rupees 81,000 per month up to 30th June 2019 and rupees 84,000 per month thereafter. मतलब 30 जून 2019 तक उसकी सैलरी 81,000 थी और उसके बाद में उसकी सैलरी 84,000 पर मंथ हो गई। Besides, he gets 7,000 per month as dearness allowance, half of which is treated as salary for the computation of retirement benefit. DA का आपने को आधा रिटायरमेंट बेनिफिट में काम में लेना है। What amount of gratuity will be exempt from tax, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, जो कि मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को सामने रखने के लिए हम हमारी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं। ये स्प्लिट कर ली मैंने, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो आप लिखेंगे ग्रेच्युटी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। क्या एग्जेम्प्ट होगा? आपको 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल, और वो अमाउंट है जस्ट आपके सामने 11,20,000, तो 11,20,000। फिर मैक्सिमम अमाउंट आप लोगों को लिखना है, वो अमाउंट फिक्स रहना है 20 लाख। और थर्ड नंबर पे आपको इक्वेशन, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो आपको लिखना है, और वो हमारा फॉर्मूला था सैलरी ऑफ लास्ट मंथ मल्टीप्लाई बाय 15/26 इनटू सर्विस पीरियड। इस फॉर्मूला के लिए आपको सैलरी ऑफ लास्ट मंथ चाहिएगी, और सैलरी ऑफ लास्ट मंथ लेने में आपको बेसिक सैलरी लेनी है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनकी जो सैलरी थी बच्चों वो 84,000 थी, प्लस डियरनेस अलाउंस जो कि रुपीज 7,000 है। आप इसे पूरा जोड़ेंगे। माना कि प्रश्न में लिखा था कि आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन अगर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको डीए ऑलवेज लेना होता है, पूरा अमाउंट लेना है, वेदर इट इज ट्रीटेड एज रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक सैलरी 84,000 और डीए 7,000, टोटल हो जाता है 91,000। 91,000 को फॉर्मूला में लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सर्विस पीरियड का। सर्विस पीरियड हमारे पास है प्रश्न में 24 साल 11 महीने। फ्रैक्शन टू बी कंसिडर, मतलब ये हो गया कि 24 साल 11 मंथ जो आपको दिया है, इसको आपको नेक्स्ट फुल ईयर तक अप्रोक्स करना है। नेक्स्ट फुल ईयर का मतलब 25 ईयर तक अप्रोक्स कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला में ले लेते हैं। सैलरी ऑफ लास्ट मंथ हमने कैलकुलेट कर ली 91,000 मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय सर्विस पीरियड जो कि 25 कैलकुलेट होके आया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है
तो हम कैलकुलेटर की मदद कर ले लेते हैं। हमारा डेटा है 91,000 इंटू 15 बाई 26 इंटू 25, 91,000 इंटू 15 बाई 26 इंटू 25। यह अमाउंट आता है बच्चों हमारा 13,12,500 रुपये। बारह हजार 500 रुपये, 13,12,500। अब हम देख लेते हैं इन तीनों में से सबसे छोटा फिगर कौन सा है। 11, 20, 20 लाख और 13 लाख 12,500। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कौन सा हुआ, 11,20,000। और प्रश्न में हमारे से एग्जाम्प्ट पूछा था, तो एग्जाम्प्ट अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 11,20,000 इक्वल्स टू ₹11,20,000। चलिए अब इसी प्रश्न को हम लोग एक और सिरे से देखेंगे, नए सिरे से करेंगे। यह मानते हुए कि हेमराज इज एन एम्प्लॉय बट नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैं इसको कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए अगेन आंसर पार्ट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वही है, आप लोग चाहें तो मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं कि 24 साल 11 महीने की सर्विस के बाद में वह व्यक्ति 1 फरवरी को रिटायर हुआ, उसको 11,20,000 रुपए की ग्रेच्युटी मिली है। उसकी बेसिक सैलरी 81,000 थी 30 जून तक, उसके बाद 84,000 हो गई। डीए मिल रहा है उसको 7,000, जिसमें से आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जोड़ा जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो भी कम हो। एक्चुअल वही 11,20,000 जो से मिला, मैक्सिमम 20 लाख। फॉर्मूला चेंज रहेगा, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ नहीं आता, आपको लेना होता है एवरेज सैलरी इनटू 1/2। इसमें 15/26 नहीं किया जाता, 1/2 किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये डेटा भी हमारे सारे चेंज होने हैं। तो ये वेजेस हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसे हटा देते हैं और एवरेज सैलरी का मतलब लेते हैं लास्ट 10 मंथ्स सैलरी। लास्ट 10 मंथ सैलरी के लिए वो रिटायर हुए हैं 1 फरवरी 2020 को। तो हमें जो लास्ट 10 मंथ, फरवरी से ठीक पहले के 10 महीने काउंट कर लीजिए। तो 1 अप्रैल 2019 से 1 फरवरी 2020 तक 10 महीने हो जाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 30 जून तक उनकी सैलरी 81,000 है, बेसिक सैलरी 81,000 30 जून तक है। अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए उनकी सैलरी 81,000 हो जाएगी। एंड देन 84,000 हो जाएगी रेस्ट ऑफ द मंथ, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने के लिए उनकी सैलरी 84,000 हो जाएगी। अब बात करते हैं डीए की 10 मंथ्स के लिए। तो डीए के लिए इन्होंने कहा था 7,000 पर मंथ, जिसका आधा कंपटीशन में लिया जाता है। तो जिनका आधा हो जाएगा 3,500 रुपए इंटू 10 मंथ्स। इन तीनों की हमें टोटल लगानी है 81,000 इंटू 3, 2,43,000, 84,000 इंटू 7, 84,000 इंटू 7, 5,88,000, 3,500 इंटू 10, 35,000, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। इन तीनों की टोटल लगा लेते हैं 2,43,000, 5,88,000 प्लस 35,000, 8,66,000। एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की निकाल ली है, टोटल निकाल ली है हमने। अब सिर्फ डिवाइडेड बाय 10 करके हमें आंसर निकालना है। 8,66,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 86,600। और इस फॉर्मूला में हम लोग रख लेंगे
एवरेज सैलरी 86,600 आ गई है, इंटू 1/2 इंटू सर्विस पीरियड। फ्रैक्शन की बात करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन अभी हमारे को दिया है 24 ईयर्स 11 मंथ्स। तो आपको यहाँ ये याद रखना पड़ेगा, जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शंस इज टू बी इग्नोर्ड। आपको 25 नहीं करके 24 ही लेना है, 11 मंथ्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे 24 ले लेते हैं हम लोग, और अब इस कैलकुलेशन को कर देते हैं। 86,600 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 24, 86,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 24, ये अमाउंट है 10,39,200। 10,39,200। तो लीस्ट तीनों में से जो फिगर है वो हमारा एग्जाम्प्ट होगा 11,20,000 और 10,39,200 और 20 लाख। सबसे लीस्ट अमाउंट है 10,39,200। यही हमारा एग्जाम्प्ट अमाउंट होगा, ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी 10,39,200। तो ये था ग्रेच्युटी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सैलरी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो इस वीडियो को देखना चाहें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।